हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पादप भ्रौणिकी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, पिछली कक्षा के अंदर हमने द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूणोद्भवन की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। इसी क्रम को जारी रखते हुए हम एक बीजपत्री पादपों के अंदर भ्रूणोद्भवन की प्रक्रिया को समझने की चेष्टा करेंगे। मित्रों, एक बीजपत्री भ्रूण में भ्रूण अक्ष के शीर्ष पर एक बीजपत्र तथा द्विबीजपत्री भ्रूण में भ्रूण अक्ष की पार्श्व सतहों पर दो बीजपत्र होते हैं। भ्रूण की प्रारंभिक संरचना का अध्ययन करते समय हमने इस बात को डिस्कस किया था। इस अंग वर्णात्मक भिन्नता के कारण दोनों प्रकार के भ्रूणों को सरलता से पहचाना जा सकता है। बीजों में संरचनात्मक भिन्नता होने पर भी एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री बीजों का प्रारंभिक विकास लगभग एक समान होता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। प्रायः बीजपत्र विभेदन से पूर्व अर्थात गोलाकार भ्रूण प्रवस्था, जिसको हम ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो स्टेज भी कहते हैं, इस अवस्था तक दोनों प्रकार के भ्रूण समान रूप से विकसित होते हैं। तत्पश्चात एक बीजपत्री पौधों में एक बीजपत्र तथा द्विबीजपत्री पौधों में दो बीजपत्र विभेदित होते हैं। यद्यपि एक बीजपत्रता केवल एक बीजपत्री पौधों का ही लक्षण है, परंतु कुछ द्विबीजपत्री पौधों में, जैसे एपिएसी कुल के कुछ सदस्यों में, एक ही बीजपत्र पाया जाता है। इसी क्रम में एक बीजपत्री पौधों में एक बीजपत्रता की उत्पत्ति के संबंध में भ्रूण वैज्ञानिकों के प्रायः दो मत हैं। एक मत के अनुसार एक बीजपत्री भ्रूण दो बीजपत्रों के संलग्न होने से अथवा दो बीजपत्रों में से एक की वृद्धि निरुद्ध या सप्रेस होने से विकसित होता है। दूसरा मत वैज्ञानिकों का है कि एक बीजपत्री भ्रूण में बीजपत्र भ्रूण अक्ष के शीर्ष पर होता है, जबकि द्विबीजपत्री भ्रूण में के बीजपत्र भ्रूण अक्ष के पार्श्व पृष्ठ में स्थित होते हैं। ये मैंने आपको बताया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एक बीजपत्री भ्रूण में वास्तव में एक ही बीजपत्र होता है तथा द्विबीजपत्री पौधों में दो बीजपत्रों के संलग्न होने से ये नहीं बनता है। अब हम इसके विकास की प्रक्रिया को समझने की चेष्टा करते हैं। मित्रों, एक बीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन करने के लिए एक विशिष्ट पादप का चयन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। इस पादप का नाम है ल्यूजुला फोस्टेरी। ये जंकेसी फैमिली का पादप है और इसे इसलिए चुना गया क्योंकि इसमें भ्रूण विकास अत्यंत सरल है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। इसमें युग्मनज का विभाजन एक अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है। प्रथम विभाजन एक अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा, ये यहाँ आप डायग्राम ए में आप देखें कि युग्मनज का विभाजन एक अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा हुआ। इसके फलस्वरूप एक शीर्षस्थ कोशिका एपिकल सेल, जिसको हम CA कहते हैं, तथा एक आधारीय कोशिका CB, जैसे यहाँ देखिए आप CA और CB। इसमें शीर्षस्थ कोशिका के अनुदैर्घ्य विभाजन से दो सान्निध्य कोशिकाएं, जिसको हम अंग्रेजी में जक्स्टापोज्ड सेल्स भी कहते हैं, ये बनती हैं। आप यहाँ देखें, ये अनुदैर्घ्य विभाजन हुआ है ना। अनुदैर्घ्य विभाजन के फलस्वरूप यहाँ ये दो कोशिकाएं जक्स्टापोज का मतलब एक के पार्श्व में दूसरी कोशिका स्थित है। इस विभाजन के लगभग तुरंत पश्चात आधारीय कोशिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाएं M तथा CI बनती हैं। यहाँ आप देखिए, ये आधारी कोशिका है B, और इस आधारी कोशिका के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनी हैं। पहली कोशिका का नाम है M और दूसरी कोशिका का नाम है CI। यहाँ छोटे अक्षरों में देखें आप, M तथा CI। अगले चरण में दोनों शीर्षस्थ कोशिकाएं, जिसको हम CA कहते हैं, पुनः एक अनुदैर्घ्य भित्ति द्वारा विभाजित होती हैं, जिससे एक चतुर्थांश या क्वाड्रेंट बनता है। आप यहाँ देखिए, पहले यहाँ पर ये दो कोशिकाएं थी, इसके बाद में इसमें विभाजन हुआ, आप यहाँ केंद्रक बीच में देख रहे हैं, और इसके फलस्वरूप दो एक तरफ और दो सामने की तरफ, यानी एक क्वाड्रेंट के रूप में चार कोशिकाएं बनती हैं। इसी के साथ आधारीय कोशिका से उत्पन्न
एम कोशिका भी अनुदैर्ध्य विभाजित होकर सानिध्य कोशिकाएं बनाती हैं। जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये ऊपर की जो आधारी कोशिका है एम, इसके अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत विभाजन के फलस्वरूप ये कोशिकाएं बन रही हैं। यहाँ आप केंद्रक देख रहे हैं, इस प्रकार से ये कोशिकाएं बन रही हैं। सीआई कोशिका जो एम के साथ आधारी कोशिका से बनी थी में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाएं एम तथा एन बनती हैं। यहाँ आपने देखा ये सीआई कोशिका है ना। इस सीआई कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप एम तथा एन दो कोशिकाएं बनती है। इस अवस्था में चतुर्थांश में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें दो क्षेत्र एल तथा एल डैश विभेदित हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखें कि ये जो कोशिकाएं हैं ऊपर की जो क्वाड्रेंट थी, इनके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन है। ये यहाँ कोशिका में विभाजन आप देख रहे हैं, दो क्षेत्र बन गए हैं एल तथा एल डैश। इसमें से एल बीजपत्र का आधारीय भाग बनाता है, जबकि एल डैश बीजपत्र का ऊपरी भाग तथा बीजपत्राधार व प्रांकुर बनाता है। आप यहाँ देखें, इसके अंदर एक अपर पोर्शन बनाता है। ये इसके बाद के चरण आप देखें कि इसके बाद ये विभाजन के पश्चात आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर दो क्षेत्र इसमें विभेदित हो गए हैं। मैंने कलर के द्वारा यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों को दर्शाने की कोशिश की है, ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं। और बीजपत्र के इस अवस्था में बीजपत्र का ऊपरी भाग बीजपत्राधार तथा प्रांकुर बनाता है। ऊपरी भाग हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो भाग है, ये भाग प्रांकुर बनाता है ना। ये आप येलो कलर के अंदर आप जो देख रहे हैं, ये प्रांकुर बनाता है। प्राकभ्रूण की शेष कोशिकाएं भी अलग अलग भाग बनाती हैं। ये हम जो पूरा देख रहे हैं, ये क्या है, ये प्रो एम्ब्रियो है, ये प्राकभ्रूण है। तो अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग भाग भ्रूण का बनाती हैं। एम स्तर की कोशिकाएं वल्कुटजन, ये जो आप एम देख रहे हैं यहाँ पर, ये कोशिकाएं वल्कुटजन कोशिकाएं या जिनको हम पेरिब्लम भी कहते हैं बनाती हैं, तथा मूल गोप या रूट कैप का एक भाग बनाती हैं। एन कोशिकाएं मूल गोप का शेष भाग बनाती हैं। यहाँ जो हम देख रहे हैं, एन कोशिकाएं मूल गोप या रूट कैप का कुछ भाग एम के द्वारा और कुछ भाग एन के द्वारा बनाया जाता है। शेष भाग एन सूक्ष्म निलंबक या सस्पेंसर बनाती हैं। जो इसका बाकी जो भाग है, ये बाकी भाग इसका निलंबक या सस्पेंसर, जिसके द्वारा भ्रूण को पोषण प्रदान होता है, ये बनाती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक बीजपत्री पादप में भी भ्रूण का विकास लगभग द्विबीजपत्री पादप के समान ही होता है। सिर्फ बीजपत्र की एक अथवा दो होने से ये मुख्य विभेदन हमको नजर आता है। तो मित्रों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा के अंदर इस क्रम को हम जारी रखेंगे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।